Good morning, students. Welcome in economics class. Today we are going to start the next portion of this chapter, returns to a factor. The law of under returns to a factor, we will discuss about the law of variable proportion. Yes, law of variable proportion. कंसीडर अ सिचुएशन व्हेन लैंड, देखो बहुत सिंपल है. हमने लास्ट टाइम करा था ना कि टू टाइप्स के फैक्टर होते हैं. एक होते हैं फिक्स फैक्टर, एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स. शॉर्ट पीरियड में, अंडर शॉर्ट पीरियड कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं. अगर आउटपुट चेंज करनी है देन हम फिक्स फैक्टर के साथ अपने वेरिएबल फैक्टर्स का जो रेशो है वो चेंज कर सकते हैं. एंड अंडर लॉन्ग पीरियड कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता, सारे फैक्टर हमारे पास वेरिएबल होते हैं. हम प्रोडक्शन अगर अपनी इंक्रीज़ करनी है, आउटपुट इंक्रीज़ करनी है, तो हम अपने सारे फैक्टर जो है वो चेंज कर सकते हैं. अंडर दिस रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इसमें हम देखते हैं कि दो तरह के फैक्टर हैं हमारे पास, एक फिक्स फैक्टर एंड सेकेंड इज वेरिएबल फैक्टर. इस केस में हम लोग लैंड को फिक्स फैक्टर लेके चल रहे हैं और लेबर जो है वो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर है. ठीक, अगर अब फार्मर अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहता है, अपनी फील्ड में ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करना चाहता है, तो हम देखेंगे कि वो लैंड की जो यूनिट्स है वो तो नहीं इंक्रीज़ करेगा, बट उस पर ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए वो लेबर को ज़्यादा इंगेज करेगा. ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि जब हम अपने फिक्स फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर कंबाइंड करते जाते हैं अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए, स्टार्टिंग में तो हमें इसका बेनिफिट मिलता है. ठीक, जब तक कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर की अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं हो जाती. जब अच्छी कोऑर्डिनेशन हो जाती है उसके बाद भी अगर हम कॉन्टिन्यूसली फिक्स के ऊपर वेरिएबल फैक्टर इम्पोज करेंगे तो उससे मिलने वाली जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो धीरे धीरे डाउन जानी शुरू हो जाएगी. मीन्स कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो हैं वो एक बार ही ज़ीरो होंगे और उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे ज़ीरो के बाद नेगेटिव हो जाएंगे. क्लियर. इसी तरह क्या फिर क्वेश्चन आता है कि क्या हम कॉन्टिन्यूसली फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर जो हैं वो लगा के अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं. ये कितनी क्वांटिटी तक? देखो, हम लोग अपनी फिक्स फैक्टर के साथ जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो एक लिमिट तक की इंक्रीज़ कर सकते हैं. अगर हम कॉन्टिन्यूसली करेंगे तो उसका रिज़ल्ट नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा. ठीक है ना. अब इसी तरह यहाँ पे है क्लियर कट मीनिंग है इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट. ये बताते हैं कि मोर एंड मोर of the variable factor is combined with the fixed factor, marginal product of the variable factor may initially rise. शुरू में तो marginal product जो है वो increase होएगा, but eventually एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वेरिएबल फैक्टर का वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगा. क्यों? क्योंकि जितनी बेस्ट कोऑर्डिनेशन हो सकती है फिक्स के साथ वेरिएबल फैक्टर की, जब हम वो लेवल अचीव कर लेते हैं उसके बाद भी इम्पोज करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो डिमिनिश होनी शुरू हो जाएगी. उसके बाद हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज़ करती करती ज़ीरो पे और उसके बाद नेगेटिव होती है. फिर आता है कैन एमपी एवर राइज. क्या एमपी राइज होती है? यस, एमपी वेरिएबल फैक्टर की राइज होती है, बट ओनली इन अ सिचुएशन व्हेन फिक्स फैक्टर इज़ नॉट फुली यूटिलाइज. ठीक है, एमपी सिर्फ तब तक राइज होती है बेटा जब तक हमारे फिक्स फैक्टर फुली यूटिलाइज नहीं हुए. सपोज कि मेरे पास ये देखो, ये मेरे पास एक लैंड का, ठीक है, एक लैंड का पीस है. मैंने ये फिक्स फैक्टर है मेरा. ठीक है, ये मेरी लैंड है और ये मेरा क्या है, फिक्स फैक्टर है. ठीक, अब मैं इस फिक्स फैक्टर पे अगर अपने लेबर लगाती हूँ, देखो मैंने एक लेबर लगाया, मेरी प्रोडक्शन हुई. मैंने सेकंड लेबर लगाया, प्रोडक्शन और हो गई. मैंने थर्ड लेबर लगाया, प्रोडक्शन हुई, क्योंकि मेरा ये वाला अभी कॉर्नर खाली है. ठीक है, जैसे जैसे मैं अपने वेरिएबल फैक्टर लगा रही हूँ मेरी प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव हो रही है. मैंने एक और लेबर लगा दिया, प्रोडक्शन हो गई. अब मेरे पास फिक्स फैक्टर पे 4 लेबर ही लग सकते थे, मैंने 4 लेबर ही लगा लिए. अगर मैं 5वां लेबर और लगा देती हूँ इस केस में
तो क्या होएगा, पांचवें लेबर की वजह से मेरी जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी थी वो नहीं हुई, थोड़ी सी इंक्रीज हुई। अब मैंने छेवां लेबर और लगा दिया। देखो फिक्स फैक्टर पे 5 लेबर, 4 लेबर चाहिए थे, 5 लगाए, छेवां और लगा लिया। मेरी क्या हुई, प्रोडक्टिविटी जो छेवां लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी कोई नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो यानी कि MP 0 है। अब मैंने एक और लेबर लगा दिया तो क्या हुआ, मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, MP जो है वो नेगेटिव हो गई। देखो ये अगर मैं इन 2 लेबर जो एक्स्ट्रा लगाए हैं 6, 1, 6 और ये 7, अगर मैं इन 6 और 7 को रिमूव भी कर देती हूँ तब भी मेरी प्रोडक्शन उतनी रहेगी पांचों से। अगर लगाती हूँ तो प्रोडक्शन तभी भी उतनी है, बस मुझे इनकी कोस्ट जो सैलरी वेजेस हैं वो देनी पड़ रही है ना, तो मेरी कोस्ट इंक्रीज होगी। बट मेरी जो फिक्स फैक्टर के ऊपर जो कॉम्बिनेशन था, ठीक है, एक बेस्ट कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग मुझे 4 या 5 लेबर चाहिए थे। अब मैंने 5 के ज़्यादा लगाने शुरू करूँगी तो इट मीन्स कि फिक्स फैक्टर के ऊपर अननेसेसरी बर्डन डलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से मेरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो 0 पहुंच जाएगी और उसके बाद डिक्लाइन कर जाएगी। यही चीज़ हम एक टेबल के थ्रू आउट दिखाते हैं। देखो एक मेरे पास यूनिट ऑफ लैंड है, ठीक है, 1 एकड़ हम मान के चलते हैं। यूनिट्स ऑफ लेबर, देखो मैंने 1 यूनिट लैंड पे 1 लेबर लगाया, मेरी टोटल प्रोडक्शन 2 ही। क्लियर। फिर 1 यूनिट, देखो ये फिक्स फैक्टर है, सो मैं इसकी तो क्वांटिटी इंक्रीज़ नहीं कर सकती, मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है, तो मुझे सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर ही हैं जो मैं और इम्पोज कर सकती हूँ। पहले मैंने 1 लैंड के पीस पे 1 लेबर लगाया था, अब 1 ही लैंड के पीस पे मैंने एक और लेबर लगा लिया, यानी कि 2 लेबर लगा लिए। मेरी प्रोडक्टिव जो टोटल प्रोडक्शन है वो 5 हो गई। 3 लेबर लगाए 9, 4 लेबर लगाए 12, 5 लेबर लगाए 14, अब 6 लेबर लगाया तो मेरी प्रोडक्टिविटी सिर्फ ज़रा सी इम्प्रूव हुई, टोटल प्रोडक्शन सिर्फ 1 बढ़ी है। 7th लगाया बिल्कुल ही नहीं बढ़ी, क्योंकि 5 की ज़रूरत थी, चलो 1 एक्स्ट्रा लगा, उसकी वजह से थोड़ी सी मेरी टोटल प्रोडक्शन में चेंज आया। बस 7वीं की वजह से तो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि वो तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। फिक्स फैक्टर के साथ इतने वेरिएबल फैक्टर्स लगाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कॉम्बिनेशन हो ही नहीं रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगी, तो मेरी टोटल प्रोडक्शन एज इट इज़ रहेगी। बट अगर मैंने एक एक्स्ट्रा और लगा लिया, नंबर 8 जब लेबर लगाया, तो मेरी जो टोटल प्रोडक्शन है वो कम हो गई। अब कम क्यों होगी, क्योंकि मेरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसकी नेगेटिव है। ठीक है, मुझे कॉस्ट पड़ रही है लेकिन उसकी जितनी प्रोडक्टिविटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। तो इस केस में मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, हमने लास्ट टाइम करा था इसको निकालने का फॉर्मूला। टी पहले हमारा सेम एज इट इज़, टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट सेम होता है, फिर माइनस करके सेकंड में से फर्स्ट वाली माइनस की, 5 - 2 3, 9 - 5 4, 12 - 9 3, 14 - 12 2, 15 - 14 1, 15 - 15 0 एंड 14 - 15 -1। देखो पहले मेरी MP क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये मेरे को दिखा रहा है इंक्रीजिंग MP, मुझे बता रही है कि मुझे रिटर्न्स टू फैक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेनिफिट हो रहा है। उसके बाद मेरी MP देखो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं लगाई जा रही हूँ, मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है, बट जो इंक्रीमेंट मेरे को पहले मिला 3 के केस में वो नहीं मिला। उसके बाद मेरी इंक्रीज़ तो हो रही है बट वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इंक्रीज़ तो हो रही है 9 से 12, 12 से 14, बट वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज़ हुई। ठीक है, डिमिनिशिंग MP है ये मेरी। उसके बाद भी अगर मैं फैक्टर लगाती हूँ, 7th यूनिट जब लगाया तो मेरी MP नेगेटिव थी। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और इम्पोज कर लिया तो मेरी MP नेगेटिव होगी। यहाँ पे 0 है, उसके बाद मेरी MP नेगेटिव हो जाती है। इसी चीज़ को, उसी टेबल को मैंने यहाँ डायग्रामेटिकली शो किया है। देखो ये मेरी टोटल प्रोडक्शन मेरी इंक्रीज़ हो रही है। इसी टेबल को, ये देखो जो हमने ये वाला टेबल था 2 5 9 12 14, देखो पहले ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, फिर थोड़ा सा इसकी शेप चेंज हुई, फिर ये कांस्टेंट हो गया इस लेवल पे, फिर डिमिनिश हो गया। यही चीज़ हमने यहाँ पे दिखाई है। पहले ये मेरा TP इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, उसके बाद बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग ऑर्डर में थोड़ा स्लो, फिर ये मेरा कांस्टेंट हो गया। जब मैंने 6 7th लगाए थे 15 थी ना मेरी जो टोटल प्रोडक्शन, वो ये मेरा कांस्टेंट है, उसके बाद ये डिक्लाइन कर गया। ठीक इसी बिल्कुल इसके नीचे देखो, पहले मैंने एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स लिए, वाई एक्सिस पे टोटल प्रोडक्शन, अब वाई एक्सिस पे मैंने लिए मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, MP सेम जैसे मैंने MP यहाँ पे है
टीपी से ही एमपी डिराइव होती है, तो बिल्कुल टीपी के नीचे मैंने पैरेलल में ये बनानी है। पहले 2 3 4 इंक्रीज हो रहा है, 2 3 4, फिर डिक्लाइन 3 2 1 0 -1। इसी तरह मेरा ये एमपी बनेगा। 0 से स्टार्ट नहीं होती बेटा, ये मेरी 2 से स्टार्ट होगी। ये इमेजिनेटरी फिगर है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। जस्ट हमने इसको फ्री हैंड ही ड्रॉ करना है। इसको बनाते हुए हमने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है बेटा। वो 2 चीज़ें कौन सी है? ये दोनों पैरेलल हैं एकदम से, ठीक। हमने इसके ही बिल्कुल इसके नीचे पैरेलल बनाना है। जो ये स्टेजेस है ना, वो ये स्टेजेस दोनों इक्वली ये स्टेज बताएगी। जो स्टेज 1 इसकी है, इसकी भी फर्स्ट स्टेज है, इसकी सेकंड स्टेज, इसकी सेकंड स्टेज, इसकी थर्ड स्टेज, इसकी थर्ड स्टेज। हमने इस तरीके से इसको पहले इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, फिर 0 एंड नेगेटिव है, ठीक है। इसमें जैसे हमने ड्रॉ किया बेटा, ये टेबल था मेरा, पहले मेरी इंक्रीज हो रही थी, ठीक। तो ये भी है मेरी इंक्रीज थी, ये मेरी फर्स्ट स्टेज हो गई, इंक्रीजिंग है दोनों। उसके बाद ये इंक्रीज तो हो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेशियो में। उसके बाद ये मेरी डिमिनिश हो रही है, क्लियर। थर्ड स्टेज में फिर ये मेरा जब इक्वल होती है टोटल प्रोडक्शन जहाँ पे, वहाँ पे मेरी एमपी 0 के इक्वल होएगी, फिर टीपी मेरी डिक्लाइन होएगी और ये नेगेटिव होएगी, थर्ड स्टेज, ठीक। यही वाली चीज़ हमने यहाँ दिखाई है। फर्स्ट स्टेज कि टीपी भी बढ़ रही है, एमपी भी इंक्रीजिंग है। सेकेंड स्टेज टीपी इंक्रीज हो रही है बट डिमिनिशिंग रिटर्न में, और एमपी हमारी डाउनफॉल में आ गई। जब टीपी हमारा मैक्सिमम पॉइंट में होता है, टॉप पॉइंट पे पहुंचता है, उस वक्त हमारी एमपी 0 होती है। ये लाइन मैच करनी चाहिए पेपर में। जब टीपी हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, उस वक्त एमपी हमारी 0 है, कांस्टेंट है ना टीपी। उसके बाद जब टीपी डिक्लाइन कर गया तो एमपी हमारा उस वक्त नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। ये 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज मेरी क्या बताती है? स्टेज 1 बिटवीन O to K ऑन द कर्व, टीपी इन दिस, इसमें टीपी क्या है? टीपी इन दिस जोन एमपी इज इंक्रीजिंग एंड टीपी इज इंक्रीजिंग। देखो टीपी भी इंक्रीज है, एमपी भी इंक्रीज है। स्टेज 2 में K to T, ये देखो K से T तक जो स्टेज आती है, उस केस में उस जोन में क्या है? एमपी डिक्रीज कर रहा है, टीपी इंक्रीज कर रहा है बट डिक्रीजिंग रेट में। थर्ड स्टेज बियॉन्ड द टी के बाद जो थर्ड स्टेज है, उसमें हमारा टीपी स्टार्ट डिक्लाइन बिकॉज एमपी इज नेगेटिव, एमपी नेगेटिव हो गया इसलिए टीपी भी डिक्लाइन कर गया। अब इसमें जो के है, के इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ये के जो है इसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, आपको एमसीक्यूज में बेटा 1 मार्क में पूछा जा सकता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन, के जो है पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वेयर टीपी स्टॉप इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट, जहाँ पे टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना स्टॉप कर देता है, इंस्टेड स्टार्ट इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग। बढ़ेगा तो सही बट वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना शुरू करेगा। पहले वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था, अब वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करेगा, क्लियर। ये स्टेजेस हमारी एज इक्वल चलेंगी पैरेलल। फर्स्ट स्टेज दोनों इंक्रीज, सेकेंड ये डिमिनिश, ये भी डिमिनिश, थर्ड ये जब ये कांस्टेंट हो गया तो ये नेगेटिव 0 हो गया, उसके बाद डिमिनिश कर गया तो ये नेगेटिव हो गया, क्लियर। ये 3 इसके स्टेजेस हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग, वो हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।